इस वक्त पूरे उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बेहद बिगड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से हालात गंभीर हैं, वहीं इसका असर दिल्ली तक देखा जा रहा है। आपको बर्फबारी से बिगड़े हालात की तमाम तस्वीरें हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं हमारी DIU टीम की ओर से तैयार किया गया कोल्ड ट्रकर, जो देश में शीतलहर का ताजा हाल दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कैसे जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बाद जबरदस्त शीतलहर चल रही है। उसका असर पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ ही मैदानी राज्यों यानी कि पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा जा सकता है। यही नहीं, राजस्थान के पलानी और माउंट आबू के साथ ही गुजरात के पोरबंदर में 3.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। धरती की जन्नत कही जाने वाली कश्मीर घाटी पूरी की पूरी सफेद हो चुकी है। 24 घंटे से जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। ऐसे में जहां तक नजर जाती है वहां तक बर्फ ही बर्फ दिखाई देता है। सड़कों से लेकर घरों तक और रास्तों से लेकर पहाड़ों तक बर्फ की मोटी चादर बिछी है। इस सफेद आफत की वजह से ऐसा संकट खड़ा हो गया है कि पूरी कश्मीर घाटी देश और दुनिया से कट गई है। जम्मू से कश्मीर घाटी में आने वाला रास्ता बंद है। वहीं हवाई रास्ते पर भी बर्फ भारी पड़ी है। 24 घंटे से हो रही बर्फबारी की वजह से हालात ऐसे हैं कि लगातार दूसरे दिन भी श्रीनगर हवाई अड्डे पर न किसी विमान की लैंडिंग हो रही है, न ही कोई विमान टेक ऑफ कर सका है। कश्मीर के सभी इलाकों में पिछले 2 दिन से बर्फबारी जारी है। रविवार को इसकी शुरुआत हुई थी। सोमवार को भी हल्की फुल्की बर्फबारी पूरे कश्मीर में हुई, जबकि अब आने वाले 24 घंटे जो हैं वो काफी महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं, क्योंकि इन 24 घंटों के दौरान अधिकतर बर्फबारी होने की आशंका जताई गई है। दरअसल जो कल दिन भर और रात में बर्फबारी पहाड़ों पर हुई, जबरदस्त बर्फबारी हुई, उसके बाद पूरी तरह से जो है कश्मीर की घाटी जो है पूरी तरह से सफेद बर्फ की चादर में लिपटी हुई है और फिलहाल आने वाले दिनों में लोगों को राहत मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं है। अगर कश्मीर की बात की जाए तो कल से ही पूरे देश और दुनिया से घाटी कटी हुई है। ना ही कोई विमान उड़ पा रहा है और ना ही सड़क से कोई संपर्क देश के साथ है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को बर्फबारी की वजह से बंद कर दिया गया है। जवाहर सुरंग के पास जबरदस्त बर्फबारी हुई है। वहीं नेशनल हाईवे पर कई जगहों से चट्टानें खिसकने की खबर है, जिसकी वजह से इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। देश के किसी भी हिस्से से इस नेशनल हाईवे की तरफ आने वाले वाहनों को रोक दिया गया है। वहीं कश्मीर से जम्मू जाने के लिए भी गाड़ियों को छोड़ा नहीं जा रहा है। जो सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठाने वीकेंड में कश्मीर घाटी आए थे, वो अब यहीं फंस गए हैं। बर्फबारी से हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। हम सुबह 8 बजे के एयरपोर्ट गए थे और अभी वापस आए हैं। न खाना खा पाए हैं। हमें ऑफिस में जाना था बिजनेस के लिए, वो सब ठप हो गया दिल्ली में। अब 2-3 दिन यहीं अटके हैं। भारी बर्फबारी की वजह से कई जगहों पर बिजली के तार भी टूट गए हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों की बिजली गुल है। लोगों को जरूरी चीजों के लिए भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा तो लग रहा है, लेकिन बहुत मुश्किल सामना करना पड़ रहा है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बहुत हर चीज की मुश्किल है। लाइट नहीं है, प्रॉब्लम, इंटरनेट सर्विस बंद है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, फूड शॉप बंद है, बहुत है, मेडिसिन नहीं मिल रहा है, काफी वीकनेस हो रही है, लोगों में बहुत परेशानी है। कश्मीर घाटी में रविवार से ही बर्फबारी जारी है। हालात पहले ही मुश्किलों भरे हैं, लेकिन इस मुश्किल को मौसम विभाग की चेतावनी ने और बढ़ा दिया है। उसके मुताबिक अगले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर घाटी भारी बर्फबारी की जद में आने वाली है। एक्टिविटी आज और काल जो है रहेगा मेनली वेस्टर्न हिमालयन, जो हमारा पश्चिम हिमालय का जो पहाड़ी इलाका है, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसमें एक्टिविटी नहीं हुआ इंटेंस अभी तक। तो वो शुरू हो रहा है आज। हेवी रेन स्नो आज उम्मीद है सारा एरिया में, कल भी। बर्फबारी की वजह से पारा भी गिरता जा रहा है। वहीं सड़क पर चलना खतरे से खाली नहीं है। श्रीनगर के अंदर के इलाकों में इतनी बर्फ जमी है कि छोटी छोटी सड़कें बंद हो गई हैं। वहां रहने वालों के लिए आपात स्थिति में बाहर निकलना भी मुश्किल है। यहाँ पर दिक्कतें हो रही है। जो अंदर के लोग हैं, जैसे को मोहल्ले में रहता है या किसी
गांव में रहता है, वहां पर गाड़ियां नहीं पहुंच पाती है। जैसे कोई लेडीज हो गई, वो जैसे बीमार हो गई या कुछ भी बच्चा देने वाला है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, बूढ़े लोग हैं, वो नहीं जा पाते इस वक्त क्योंकि ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, बर्फ है कि बर्फ गिरी हुई है। वहीं कश्मीर को पूरे देश से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे नंबर 44 पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। जवाहर सुरंग के पास भारी बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से रास्ता बंद है, लिहाजा इन गाड़ियों को उधमपुर में ही रोक दिया गया है। यहाँ भी बीती रात से जोरदार बारिश हो रही है। सैकड़ों गाड़ियां और उनमें सवार लोग बीच रास्ते में ही फंस गए हैं। हम जम्मू से आए FCI भर के, हमें जाना है श्रीनगर। 3 दिन हो गए यहाँ उधमपुर जखैनी में, तो बारिश बहुत पड़ रही है यहाँ पे, और वहाँ पीछे रास्ता भी खराब है, बारिश है, वहाँ भी बर्फ पड़ रही है। हमें वहाँ जाना था तो बारिश बहुत है। हम ये चाहते हैं कि हमें यहाँ से जल्दी छोड़े और रास्ता भी ठीक हो जाए। यहाँ पे बहुत काफी बारिश सुबह से पड़ रही है, तो सर्दी भी बहुत है यहाँ पे। भारी बर्फबारी के बावजूद श्रीनगर नेशनल हाईवे को खोलने का काम जारी है। इन रास्तों पर कई फुट तक बर्फ जमा है। बेहद खराब मौसम के बीच उसे हटाने और रास्ते को साफ करने की कोशिश जारी है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भी सड़क पर बर्फ की मोटी चादर जम गई है। ट्रकों के जरिए इसे हटाने का काम चल रहा है। कुलगाम जिले के कई इलाकों से संपर्क कट गया है। उन्हें फिर से बहाल करने के लिए रास्तों से बर्फ हटाई जा रही है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों पर भी बर्फबारी जारी है। मौसम विभाग ने पूरे हिमालय क्षेत्र में अगले 24 घंटे में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड के 5 जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग की चेतावनी सच साबित हुई और पिछले 24 घंटे में आसमान से बरसती बर्फ ने पहाड़ों को ढक लिया है। भारी बर्फबारी की यह चेतावनी जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और पूरे उत्तराखंड के लिए की गई थी। उसके मुताबिक अगले 24 घंटे इन इलाकों के लिए भारी हैं। यहां मंगलवार को भी भारी बर्फबारी जारी रहेगी। उत्तराखंड की बात करें तो पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में ताजी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के साथ ही पूरा इलाका शीतलहर से कांप उठा है। पेड़, पहाड़, जंगल सब बर्फ की सफेद चादर में ढक चुके हैं। वहीं मुनस्यारी के ऊंचाई वाले कुछ गांवों में पानी जमने से पानी की सप्लाई करने वाली पाइप फट चुकी है। बागेश्वर जिले के ज्यादातर इलाकों में सुबह से ही बारिश हो रही है। कपकोट के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। कई इलाके बर्फबारी की चपेट में हैं। पूरे बागेश्वर जिले में बारिश और बर्फबारी से पारा नीचे गिर गया है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं चारों तरफ कोहरे की एक चादर फैली नजर आ रही है। यहाँ पे काफी सुबह से भारी मात्रा में बारिश हो रही है और सर हमारे यहाँ पे ऊपरी जो क्षेत्र हैं वहाँ पे भारी मात्रा में बर्फ भी पड़ चुकी है। हम सुबह से यहाँ पे आग का सहारा लिए हुए हैं। काफी ज्यादा मात्रा में हमें ठंडी का सामना करना पड़ रहा है और हम अभी बहुत ठंड से परेशान हैं। निचले इलाकों में जहां लगातार रिमझिम बारिश हो रही है, तो वहीं कपकोट व गरुड़ घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड के साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी ठंड का कहर जारी है। पर्यटन के लिए मशहूर हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में मौसम ने फिर से करवट बदली है। भारत के मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से विख्यात इस पर्यटन स्थल में रुक रुक के बर्फबारी हो रही है। अगले कुछ दिनों तक बर्फबारी के और तेज होने के आसार हैं। डलहौजी में कड़ाके की ठंड के बावजूद बाहर से आने वालों का सिलसिला जारी है। दूसरे राज्यों से आने वाले पर्यटक जमकर बर्फबारी का मजा उठा रहे हैं। दरअसल डलहौजी के पहाड़ों पर हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। पारा माइनस में जा पहुंचा है। आने वाले समय में ठंड और बढ़ सकती है। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक 6 जनवरी तक बर्फबारी जारी रहेगी। डलहौजी में विशाल आनंद के साथ जगदीश पांडे, बागेश्वर, आज तक।
दिल्ली एनसीआर में पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है। अगले 2 दिनों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली में 6 जनवरी की दोपहर से मौसम साफ होने की उम्मीद है, लेकिन ठंड से राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 7 जनवरी से दिल्ली में शीतलहर का दूसरा दौर शुरू हो सकता है। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में मौसम का मिजाज लगातार बिगड़ा हुआ है। पिछले 2 दिनों से दिल्ली एनसीआर के लोगों को एक साथ 3 मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। वैसे तो इस वक्त दिल्ली सर्दी की चपेट में है, लेकिन इस मौसम में यहाँ के लोगों को जहाँ कोहरे का कहर झेलना पड़ रहा है, तो वहीं तीसरे दिन भी बारिश जारी है। इन सब के बीच रात के समय तापमान थोड़ा बढ़ा है, लेकिन सूरज के बादलों में छिप जाने की वजह से अधिकतम तापमान में राहत नहीं मिली है। दिल्ली ही नहीं, उसके आसपास के इलाकों में तीसरे दिन बूंदाबांदी जारी रही। वहीं पूरे दिन राजधानी पर कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के मुताबिक सफदरजंग और पालम में घना कोहरा दर्ज किया गया है। दिल्ली में शनिवार को ही बारिश की शुरुआत हो गई थी, जो रविवार को अपने चरम पर थी। सोमवार को बारिश में थोड़ी कमी जरूर आई, लेकिन रिमझिम फुहारें बीच बीच में बरसती रहीं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली ही नहीं, पंजाब से लेकर लखनऊ तक के मैदानी इलाकों में रात का तापमान बढ़ गया है। दिल्ली में भी रात का तापमान 11 से 12 डिग्री पर रहा, जो औसत से 5 डिग्री ज्यादा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 6 जनवरी की सुबह तक दिल्ली एनसीआर पर बादल डेरा डाले रहेंगे। 6 बजे की सुबह या दोपहर के बाद दिल्ली का मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन 11 जनवरी को दिल्ली वालों को शीतलहर के अगले दौर का सामना करना पड़ सकता है। रुक रुक कर हो रही रिमझिम फुहारों ने दिल्ली के मौसम के मिजाज को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, रिमझिम फुहारें पड़ रही हैं और इस वजह से दिन का तापमान बादलों की आवाजाही से काफी बदल सा गया है। दिन में ही अंधेरा छा गया है और जहां पर गाड़ियां हैं वो भी हेडलाइट जलाकर नजर आ रही हैं। ये जो मौसम का मिजाज बदला है, इसके पीछे मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ है जो 2 जनवरी से लगातार दिल्ली और आसपास के इलाकों में एक्टिव है और 6 तारीख तक यानी बुधवार तक इसके आगे बढ़े रहने की संभावना है। यानी यूं ही मौसम में रिमझिम फुहारों का असर देखने को मिलेगा। 6 तारीख के बाद जब बारिश की गतिविधि थोड़ी कम पड़ेगी, तब ठंडी हवाएं जो कि पहाड़ों से दिल्ली का रुख करेंगी वो तापमान को गिराएंगी और 5 से 6 डिग्री तक पारा फिर लुढ़क जाएगा। मौसम के इस उलटफेर के जवाब में मौसम वैज्ञानिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को जिम्मेदार ठहराते हैं। उनके मुताबिक उसकी वजह से ही इस वक्त दिल्ली एनसीआर ठंड के बीच तरबतर है और अगले शीतलहर का दौर एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लेकर आएगा। उसके बाद देखेंगे कि 2 तारीख से अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो कि बीते अगर 3-4 महीनों की बात करते हैं सबसे एक्टिव है, जो कि हमारे पास दिल्ली एनसीआर को और साथ साथ पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया को प्रभावित कर रहा है। उसके चलते आप देखेंगे 2 तारीख से ही हमारे पास सवेरे से बारिश स्टार्ट हुई थी। कल भी हमारे पास अच्छी रेनफॉल दिल्ली एनसीआर में हुई है और मॉडरेट कैटेगरी की रेनफॉल हुई है। और आज अभी देखेंगे कि दोपहर के बाद से दिल्ली में साथ साथ दिल्ली एनसीआर और हरियाणा के तमाम इलाकों में रेनफॉल और हिल स्टॉर्म की शुरुआत हो चुकी है। इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव कल भी हमारे पास बना रहेगा, तो कल भी हम दिल्ली एनसीआर में थंडर स्टॉर्म और लाइट रेनफॉल की उम्मीद कर रहे हैं और उसके पश्चात वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे की तरफ चला जाएगा। तो 6 तारीख से जो एक्टिविटी है वो काफी कम हो जाएगी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मौजूदा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 6 जनवरी को खत्म होगा, लेकिन दूसरा 7 जनवरी को आ धमकेगा और अपना असर दिखाने लगेगा। उसकी वजह से दिल्ली में तापमान 7 जनवरी के बाद 8 डिग्री के आसपास रहेगा। मौसम विभाग ने शीतलहर पर नजर जमा रखी है। मुनीश पांडे और कुमार कुणाल के साथ अभिषेक आनंद, दिल्ली आज तक। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जबरदस्त ठंड के साथ साथ बारिश हो रही है और ओले भी पड़ रहे हैं। राजस्थान में जहां पारा गर्मियों में 50 डिग्री को छूने लग जाता है, वहीं इस वक्त कड़ाके की सर्दी के बीच कोहरे और ओले की मार झेल रहा है। राजस्थान में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस बीच ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि मौसम की मार कैसे अलग अलग तरीके से पड़ी। कहीं जबरदस्त ओले पड़े हैं तो कहीं कोहरा इतना घना है
कि सामने की इमारत धुंध में गायब हो गई। सबसे बड़ी मुसीबत सीकर में देखने को मिली, जहां सुबह से ही घनघोर बादल छाए रहे। दोपहर से बरसात शुरू हुई और कुछ ही देर में आसमान से ओले बरसने लगे। बारिश से किसान जहां खुश थे, वहीं उनकी खुशी पर ये ओले भारी पड़ गए। उन्हें अपनी फसल के बर्बाद होने की चिंता सताने लगी। वहीं बारिश के साथ ही ओले पड़ने से सर्दी बढ़ गई। राजस्थान के झालावाड़ की बात करें तो मौसम की अलग ही तस्वीर नजर आई। शीतलहर के साथ ही यहाँ कोहरे का कहर दिखा। कोहरे की वजह से एहतियात के तौर पर लोग दिन में गाड़ी की हेडलाइट जलाकर चलते नजर आए। वहीं शहर की जानी मानी जगह कोहरे में गुम हो गई। रेलवे स्टेशन धुंध में खो गया। वहीं मिनी सचिवालय कोहरे की वजह से साफ नजर नहीं आ रहा था। राजस्थान के पाली शहर में भी कोहरा छाया रहा। सुबह होते ही कोहरे ने पूरे शहर को ढक लिया। कड़ाके की ठंड के बीच पूरे इलाके में जबरदस्त ओस पड़ रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से राजस्थान के कई शहरों में बारिश के साथ ओले गिर रहे हैं। वहीं कुछ शहरों में कोहरे ने मुश्किलें बढ़ा रखी। आज तक ब्यूरो। भारत में 2 वैक्सीन को मंजूरी के बाद खुशी की लहर है। हालांकि स्वदेशी कोवैक्सीन पर सवाल के बाद कंपनी के सीएमडी सामने आए और दावा किया कि हमारा टीका किसी भी दूसरी कंपनी से कम प्रभावी नहीं है। पीएम मोदी ने भी देश के वैज्ञानिकों को सलाम किया है। कोरोना के खिलाफ जंग अब नए साल में एंट्री कर चुकी है। कोरोना की वैक्सीन पर तेजी से काम चल रहा है। अब सबको इंतजार है उस तारीख का जब देश में वैक्सीन का टीका लगने का काम शुरू हो जाएगा। देश भर में वैक्सीन को लेकर ड्राई रन शुरू हो चुके हैं। वहीं वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने की तैयारी जोरों पर है। स्वदेशी वैक्सीन को इमरजेंसी मंजूरी मिलने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसका भारत बायोटेक की ओर से जवाब दिया गया है। Not a premature approval for us. If I have a premature approval, my other Indian company with 100 people immunogenicity data, with only 1,000 people safety data, they also got a permission. सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड को 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को लगाने की इजाजत मिली है। वहीं भारत बायोटेक को 21 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाने की मंजूरी है। इन दोनों वैक्सीन का इस्तेमाल इमरजेंसी हालातों के वक्त किया जाएगा। जयपुर के अग्रसेन अस्पताल में स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। यहाँ पर ट्रायल 3rd फेज में है। देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर खुद वैक्सीन लगाने के लिए आए हैं। यहाँ पर किस तरह से लगाया जा रहा है, क्या प्रोसेस होता है, ये सारा हम समझेंगे। डॉक्टर साहब हैं, उनसे बातचीत करके। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मनीष कुमार जैन है। ये क्या प्रोसेस रहता है इसका लगाने का? देखिए, ये सबसे पहले वॉलंटरी पार्टिसिपेशन है। जो भी सब्जेक्ट आएगा अपनी मर्जी से आता है और पब्लिसिटी, माउथ पब्लिसिटी से, या किसी फ्रेंड ने बताया उसको या किसी रिलेटिव ने बताया तो उसको जैसे और मीडिया से पता लगा, तो जो भी यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट आता है तो उसको हम पूरा एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट प्रोसेस क्या है, कंसेंट फॉर्म होता है, सहमति पत्र, वो उसको पढ़ना होता है पूरा। जो सहमति पत्र में लिखा होता है उसको हम पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये ट्रायल में आपको 2 डोज लगेंगी। फर्स्ट डोज लगेगी, सेकंड डोज लगेगी। सेकंड डोज 28वें दिन पे लगेगी, इंट्रामस्कुलर लगती है, और साथ में इसमें कोई भी साइड इफेक्ट होता है तो उसको पूरा हम वॉच करते हैं। स्वदेशी वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल देश के अलग अलग हिस्सों में किया जा रहा है, जिसके अच्छे नतीजे आ रहे हैं। तो ये फेज 3rd ट्रायल है और 18 दिसंबर से यहाँ पे स्टार्ट हुआ था इस सेंटर पे। अभी तक हम 1300 से ज्यादा लोगों को लगा चुके हैं, मोर देन 1300 पर्सन्स को लगा चुके हैं। 1300 से ज्यादा लोगों को लगा चुके हैं और 3rd स्टेज ट्रायल है जो बहुत सारे लोग लगवाने आए हैं इस कोवैक्सीन को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेणुका शर्मा है। क्या वैक्सीन लगाने से पहले थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी हो रहा है? हाँ, बहुत एक्साइटेड हूँ कि अब कोरोना मर जाएगा, मेरे आसपास भी नहीं आएगा। सुपर एक्साइटेड हूँ मैं अभी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने दावा किया है कि कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड फरवरी-मार्च तक बाजार में आ जाएगी। वैक्सीन की 5 करोड़ डोज तैयार है। आत्मनिर्भर भारत की बात कर रही मोदी सरकार ने भी इस कदम को ऐतिहासिक बताया है। पीएम मोदी ने आज देश के वैज्ञानिकों की जमकर तारीफ की। नया साल अपने साथ एक और बड़ी उपलब्धि लेकर आया है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं 2 मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है। भारत में
दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। इसके लिए देश को अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर बहुत गर्व है। दुनिया के कई देशों में वैक्सीन लगने का काम शुरू हो चुका है। अब बारी हिंदुस्तान की है, जिसने कोरोना को भगाने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। जयपुर से शरद कुमार और पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। एक तरफ कोरोना का टीका लगाए जाने को लेकर तैयारी तेज है, मगर दूसरी तरफ कोरोना की वैक्सीन को लेकर जोरदार सियासत हो रही है। वैक्सीन को लेकर विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है, तो दूसरी ओर बीजेपी की ओर से करारा पलटवार किया जा रहा है। इधर इंतजार है कि कब कोरोना का टीका लगना शुरू हो, मगर वैक्सीन के इस इंतजार में सियासी रंग घुल गया है। वैक्सीन पर सियासत बढ़ती ही जा रही है। सरकार वैक्सीन को लेकर पीठ थपथपा रही है और विपक्ष आरोपों के तीर चला रहे हैं। एक दिन पहले पी चिदम्बरम ने वैक्सीन को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाया था। आज पी चिदम्बरम को बीजेपी की ओर से करारा जवाब दिया गया। दो प्रजाति बहुत परेशान है वैक्सीन आने के बाद। कोरोना वायरस बहुत परेशान है और कांग्रेस पार्टी बहुत परेशान है। समझ में आ रहा है कोरोना वायरस क्यों परेशान है, क्योंकि कोरोना वायरस के दिन अब गिने चुने रह गए हैं। कांग्रेस क्यों परेशान है, इसका जवाब कांग्रेस को ही देना पड़ेगा। कांग्रेस और कोरोना दोनों परेशान हैं। संबित पात्रा ने एक के बाद एक कांग्रेस पर तीखे वार किए। जब जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताती है तो जनता पर भी कांग्रेस पार्टी को भरोसा नहीं होता है। वैक्सीन जब आता है तब वैक्सीन पे भरोसा नहीं होता है। जब हिंदुस्तान की जनता कोरोना वॉरियर के प्रोत्साहन के लिए ताली और थाली और दीप का सहारा लेते हुए उन्हें प्रोत्साहित करती है, तो कांग्रेस पार्टी को कोरोना वॉरियर पे भरोसा नहीं होता है। कांग्रेस बहुत परेशान है। बीजेपी की ओर से कहा गया कि कांग्रेस वैक्सीन के नाम पर भ्रम फैला रही है। आखिर कांग्रेस पार्टी का भरोसा किस पे है? बंधुगण, कांग्रेस पार्टी का एकमात्र सहारा और उनका केवल और केवल विश्वास गांधी परिवार को छोड़ के और किसी पे नहीं है। उनके लिए सर्वस्व गांधी परिवार है, सब कुछ गांधी परिवार है। बस ना आर्मी कोई है, ना वैज्ञानिक कोई है, ना सुप्रीम कोर्ट कुछ मायने रखता है। केवल और केवल गांधी परिवार। कहां है राहुल गांधी? छुट्टी बिताने बाहर गए हुए हैं खुद, और यहां पर र्यूमर मॉन्गरिंग करवा रहे हैं, यहां पर भ्रम फैला रहे हैं। बीजेपी की ओर से अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर करारे निशाने साधे गए। पात्रा ने कहा कि राहुल और अखिलेश हिंदुस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं। विश्व भरोसा कर रही है हिंदुस्तान पे। संयुक्त राष्ट्र और WHO भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है हिंदुस्तान की, और यहां हिंदुस्तान के नेता राहुल गांधी इत्यादि अखिलेश जी ये हिंदुस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर ताबड़तोड़ वार किए, लेकिन कांग्रेस की ओर से पी चिदम्बरम ने एक बार फिर वैक्सीन को लेकर सरकार को घेरा। वैक्सीन की दुनिया में बतौर उत्पादक और उपभोक्ता भारत का अच्छा रुतबा है, लेकिन जल्दबाजी भरा फैसला घातक हो सकता है, खासकर अगर वैक्सीन असरदार नहीं हुआ तो। 2 दिन पहले ही अखिलेश यादव ने कहा था कि वो बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, तो मान लीजिए कि कोरोना के टीकाकरण से पहले वैक्सीन का राजनीतिकरण हो रहा है। सवाल ये है कि ऐसे वक्त में वैक्सीन पर सियासत क्यों हो रही है, जब पूरे देश को वैक्सीन की सख्त जरूरत है। आज तक ब्यूरो।